नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संपूर्ण जीके पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे और विज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। हर एग्जाम में, चाहे वो हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे पुलिस कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक यूपीएससी का एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर आएगा नहीं। दोस्तों, हर सारी की सारी घटना चक्कर आज हम पढ़ लेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी दोस्तों, कम से कम 5 से 6 वीडियो इसकी लगेंगी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के शेल्टर्स किसकी तलहटी में है दोस्तों? वह है विंध्या। मध्य प्रदेश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों, वो है भीमबेटका। भीमबेटका के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? गुफा शैल चित्र। किस हड़प्पाकालीन सतल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है या बहु यातायात के लिए किया जाता है? वो कालीबंगा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस नवपाषाणिक सतल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? वो है बुर्ज होम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल सावधान से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? वो है युगल। लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में कौन सा हड़प्पाकालीन सतल गुजरात में नहीं था? वो है देमाबाद। हड़प्पाकालीन सभ्यता से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा दोस्तों। लंगनाज, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में कौन सा सतल मध्य पाषाणकालीन नहीं है दोस्तों? वो है गणेश्वर। सिंधु सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? वो है लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर दोस्तों? साबरमती। हड़प्पा सतलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो है लोहा की दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान स्थायी रावी नदी के किनारे पर स्थित है? वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है दोस्तों, वो है अभी भी है पठित है दोस्तों, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लघु पाषाण क्या होते दोस्तों? पत्थर के औजार होते थे, ये आदि मानव के समय के होते थे। हड़प्पाकालीन सतल रोपल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? वो है सतलुज नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? वो है लोथल। कौन से की विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? वह सिंचाई की नहरें। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे दोस्तों, वो शहरी लोग थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा सतल भारत के किस राज्य में स्थित है? वह गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों जो स्थान है वह धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो और हड़प्पा में किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? वह धोलावीरा। युगल समाधान, फारस की मोहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म में जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाया गया दोस्तों? वो है उत्तम किस्म के जौ। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम और हैदराबाद में कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? वो करता है मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सही सुमेलित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है ग्रेट बाथ, हड़प्पा जो है स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा हल के चिन्ह वहां से मिले हैं, लोथल से पतन, लोथल में इसका पतन हो गया था दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है दोस्तों? वो है ग्रेट ग्रेनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ चुका है एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की करते थे दोस्तों। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? वो है शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? वो आता है म्यूजियोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको हर क्वेश्चन की डिटेल आपको दी जाएगी। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। इतिहास के आरंभिक काल में निम्न में से कौन को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है पुरापाषाण काल को कहा जाता है दोस्तों। आरंभिक काल में इसको कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में जान लेते हैं। उस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था दोस्तों, उसे प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है दोस्तों। उपकरणों को भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल 3 भागों में से बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं।
भीमबेटका गुफा किस राज्य में है दोस्तों? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं भोपाल से मात्र 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कला की जो प्रगति होने के साथ भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस काल युग यानी किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? वो पाए गए हैं दोस्तों पुरापाषाण काल में। उपकरणों को भिन्नता के आधार पर इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया। पुरापाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, कोड़ उपकरण यानी हस्त कुंठार खंडक इसकी जो विदारणी है। मध्यपाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पाषाण काल दोस्तों। दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण अंत्य स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना है, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर पुरापाषाण काल जो है माना है, जो कि सत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी शहरों की गलियां थी दोस्तों, वो थी चौड़ी और सीधी बिल्कुल। इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों? वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी के किनारे पाए जाते हैं। और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये अलग प्रश्न है दोस्तों। रावी नदी के किनारे हड़प्पा पाया गया है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? वो था मोहनजोदड़ो दोस्तों। इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी डिटेल से जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो के अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं, स्नानागार होते थे और पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे और सड़कें भी यहाँ पर पक्की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है दोस्तों? ये थी आपकी अज्ञात लिपि। यहाँ की कोई लिपि नहीं थी। फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं दोस्तों। 250 से 400 तक अक्षर हैं दोस्तों, जो शैलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर आधारित है। यह लिपि चित्रात्मक होती थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था दोस्तों? वो था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की और ध्यान आकर्षित किया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा होता था? वो होता था धान्यागार। और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा होता था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 7.01 मीटर थी। विशाल स्नानागार ग्रेट कहाँ मिला था दोस्तों? ये मिला था आपको मोहनजोदड़ो में, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। बड़े बड़े स्नानागार होते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना, इनमें से कौन सी मूर्ति होती है दोस्तों? वो होती थी नृत्य करती हुई बालिकाओं की मूर्ति। उस समय नृत्य का बहुत शौक था दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिकाएं मूर्ति है, जो कांस्य की निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। देवी माता की पूजा संबंधी थी दोस्तों, वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। यहाँ से हर क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का सही बनेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। देवी माता मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी।
पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त हुई मातृदेव की मृत्यु भूमियों से यह बात ज्ञान होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था दोस्तों सबसे पहले? तो वो था आपका लोथल, जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। लोथल अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह वर्ष 1955 से 1962 के मध्य यहाँ RS राव के निर्देशों में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए हैं। एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार, जिसका जो आकार है वो 214 गुना 300 माफ कीजिए 36 मीटर एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिले। पूरी पूरी बस्ती यहाँ पर दीवारों से घिरी हुई थी और यहाँ पर सब कुछ पक्का था दोस्तों, कच्चा का कुछ था भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। लोथल नामक स्थान पर अनेक सभ्यताओं में किसका जहाजी मालगार था दोस्तों? वो था सिंधु घाटी का। आगे वो देखते हैं। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है? वो माना जाता है लोथल, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है आपके मिट्टी के पत्थर के लिए। इसके बारे में, कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरातन स्थल है दोस्तों, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के जो पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी दोस्तों, वो थी व्यापार। और व्यापार के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी। अंतर सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? वो पाई गई थी दोस्तों लोहा, बाकी सोना था, चांदी था और तांबा था और कांस्य भी था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं से मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि दोस्तों भारत में लोहे युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ था, यानी कि 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है दोस्तों, वो है इंद्र। हमारी उपनिषद पुस्तकें हैं दोस्तों दर्शन पर आधारित हैं। 4 जाने माने वर्णों में पहले स्थान पर कौन सा वर्ण होता है? तो ब्राह्मण। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है दोस्तों? महाभारत का, और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वो दी गई ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेहूं, चावल, तंबाकू किस फसल का ज्ञान है दोस्तों? वह वैदिक काल के समय का नहीं था दोस्तों, ये तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी थी? वो थी ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये सब जानते हैं दोस्तों, ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया? 4। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेख है दोस्तों? वह कठोपनिषद में। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत गिना जाता है? यजुर्वेद के अंतर्गत। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे हुए हैं? वह संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। वेद कौन सा धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध रखता है दोस्तों? वो रखता है यजुर्वेद। उपनिषद क्या है दोस्तों? हिंदू दर्शन का एक स्रोत है दोस्तों। आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखोगे ना, तो आपको है ना सारे की सारी जीके आपके बिल्कुल उंगली पे याद हो जाएगी, और हर एग्जाम में जीके तो आती ही है, और इससे बाहर तो कुछ आएगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था दोस्तों? वो था दूध और उसके उत्पाद। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही आदि का महत्वपूर्ण योगदान था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर अक्सर यानी कि पकोदन तथा दही में बनने के पनीर का उल्लेख किया जाता था, और उसमें खीर वगैरह भी ज़्यादा खाते थे। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य बनाकर तैयार किया जाता है। ऋग्वेद में चावल नामक उल्लेख नहीं है। तो प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद जो है, वैदिक आर्य जो है वो क्या खाते थे?
क्या वो मांस खाते थे? नहीं। आपको कहना है कि वो दूध दी, यानी कि बिल्कुल शाकाहारी लोग थे उस समय के। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य का द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था दोस्तों? वो था जौ, जिसे हम यव कहते हैं। और इसके बारे में मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने वाला साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का दोस्तों, लोहा तो था भी नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है दोस्तों। को एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में कौन सा धातु जो है उल्लेख है, वो है दोस्तों अयस। किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा कांसा लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित थे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि लोहे से परिचित थे या नहीं? क्योंकि दोस्तों उस समय का जो अभिलेख जो मिले हैं ना, तो वो वहां से लोहा तो प्राप्त हुआ नहीं, वहां से हमें तांबा, चांदी, कांसी ऐसे ऐसे धातु हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा मिला ही नहीं। अगर मिल जाता तो इसे बता देते दोस्तों। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद का शब्द अर्थ ज्ञान ही होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है दोस्तों? वो कहा गया है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। आगे बढ़ते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से चरणों में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहला ए। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में मानव शरीर को 4 अवस्था में विभाजित किया गया है। आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निहित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, और गृहस्थी के लिए 25 वर्ष, और 50 वर्ष वानप्रस्थ के लिए, और 50 वर्ष से 75 वर्ष संन्यास के लिए, और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक जबालोपनिषद और सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों रहे? क्योंकि दोस्तों उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं थोड़ा सा। आर्य पूर्वों द्वारा अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि इसका प्रमुख कारण घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी दोस्तों? वो थी आपकी व्यवसाय पर, बहुत कामकाज करते थे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे दोस्तों। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, क्या पुष्ट होता है इससे होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध में गायों के लिए लड़े गए थे, बिल्कुल सही है। पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय कृषि पर निर्भर थे, व्यवसाय ज्यादा करते थे। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान भी लेते हैं। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। गाय का 176 भाग उल्लेख मिलता है कि उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय गविष्ट है। गाय सबसे उत्तम धनी मानी जाती है। आज भी हमारे देश में गाय की पूजा करते हैं दोस्तों, इसे हम गौ माता के नाम से भी जानते हैं। और जहां कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आती है तो आमतौर पर गायें ही होती हैं और भूमि कभी नहीं होती। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के जमीन पर कब्जा करते हुए, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था दोस्तों? वो था मैक्स मूलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आ चुका है पहले एग्जाम में। और मैक्स मूलर ने क्या कहा था दोस्तों? मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया से आए हैं दोस्तों। आर्य रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब, पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। आगे बढ़ते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कौन सी थी दोस्तों? वो थी सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों के प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में स्थापित हुई थी, जो कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है दोस्तों? वो होती थी आपकी समिति। और दोस्तों ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है। समिति को विश्व जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने के लिए संस्था की गई है दोस्तों। राजा राजा के निर्वाचन और पुनर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में किसके कहा गया दोस्तों? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण को। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के शासन काल में शाका से संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते थे बलि। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत तथा भागदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता और कोषाध्यक्ष का इसका कार्यभार जो है संभालते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया दोस्तों? वो लिया गया है आपका ऋग्वेद से। जो हमारा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और यह गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद की तृतीय मंडल से लिया गया है और यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम से कम 100 से 200 बार हर एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी दोस्तों? वो है गार्गी को। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद उल्लेख वृदनकोपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि समस्त नहीं माना गया है? वो माना गया है दोस्तों गंधर्व विवाह को। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के जो विवाह है ना दोस्तों वो नहीं माने गए हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों? जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? वो गया पहली को। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें दोस्तों बौद्ध धर्म की और बरुहुत से संबंधित बौद्ध धर्म से। तो एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिपिटक की जो पुस्तकें हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बरहुत की जो पुस्तकें हैं वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी दोस्तों? महावीर स्वामी ने की थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। अणुव्रत शब्द किस शब्द से जुड़ा है? जैन धर्म से। यह एग्जामिनर पूछेगा कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? वो जैन धर्म से जुड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैन साहित्य को क्या आगम कहा जाता है दोस्तों? शैववाद किस धर्म का मूल आधार है? वह जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म हुआ दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। धम्मेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? वह सारनाथ में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा गया दोस्तों? वो जोड़ा गया था आपका ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत
क्या था दोस्तों? वो था अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा की थी दोस्तों? प्राकृत भाषा में। अजंता की चित्रकारी गुफाएं कहानियों को दशाद्भुत जातक कथाएं का दर्शाते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे ना तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको जीके वैसे ही याद हो जाएगी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धम्म संस्कृत शब्द का धर्म किससे है दोस्तों? पाली से। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई दोस्तों? कुशीनगर में। महायान पाठ किसे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? महावस्तु। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ये है जैन धर्म से संबंधित। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों? वह जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अंग शब्द का। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है दोस्तों? वह जैन का। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया गया है दोस्तों? वो किया गया है दोस्तों अशोक मौर्य का रुक्मणीदेयी स्तंभ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अशोक के रुक्मणीदेयी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। वहां उन्होंने पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध 563 ईस्वी में, जिसका भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो लुम्बिनी ग्राम में भूमि काटकर 1/8 भाग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है दोस्तों? वो थे शाक्य। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इसका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुदोदन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? ये की थी आपकी राजगृह में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद के आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? जो पांचवी बौद्ध परिषद है दोस्तों, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन जो है दोस्तों, राजा मिडन के संरक्षण वर्ष में 1871 में मांडले वर्मा, यानी कि जो हमारे म्यांमार में पड़ता है मांडले, वहाँ की जेल भी है, उसमें किया गया था। जेल में नहीं किया गया था, मांडले में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भिवासा, नंदी दासा और सुगम लासमी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज के विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद आयोजन की गई थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है, यह बता चुके हैं आपको पहले भी। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किस पेड़ के नीचे हुई है, तो आपका जवाब होना चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है ना दोस्तों? और कितनी उम्र में जो है वो साधना की है दोस्तों? वो है 35 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है दोस्तों, तो वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में जान लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। यह है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग कौन से है दोस्तों? ये वर्ग थे क्षत्रिय और शूद्र। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार जो है खोलकर समाज पर गहरे प्रभाव जमाया दोस्तों। ब्राह्मणों ने स्त्रियों को शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा। इसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और वेदांत अध्ययन किया दोस्तों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो दिया था दोस्तों आपका सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे, वहां दिया दोस्तों। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आ चुका है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा में ही, पाली भाषा में दिए। एग्जाम से क्वेश्चन आएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन यानी किस ग्रंथ को कहा जाता है? वो कहा था बौद्ध धर्म को, या फिर बौद्ध ग्रंथ को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो अपने उपदेश थे उन्हें पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है दोस्तों? किन मतों पर विश्वास करता है दोस्तों? वो करता है दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल कहता है, सही कहता है। लोगों को दुख और इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण जो है उसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मकवादी होता है। इसके अनुसार दुनिया में दुख से भरी है, लोगों को दुख इनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे दोस्तों, कहाँ से प्रकट हुए थे दोस्तों? बुद्ध के समय से प्रकट हुए थे, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बुद्ध के काल में पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, कुछ और सिक्के भी जो है प्राप्त हुए हैं जो है तांबे के। और लेकिन आहत से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर एकदम ठप्पा लगा दिया जाता है और विभिन्न प्रकृति प्रतीक जो है अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्कों पर समूचे देश को तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसने की गई थी दोस्तों? वो की गई थी पाली मठ में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी दोस्तों, और उस समय आम जनों की भाषा थी, तो बाद में बौद्ध धर्म और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे। ये पाली तो आपको याद रखना ही होगा क्योंकि ये इसका संबंध बौद्ध, ये भाषा जो है उस समय की भाषा थी। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए दोस्तों? ये फिर आ गया पाली भाषा में, मैंने बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक भारत में सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों? वो है आपका वामसात पासकिनी। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म के ग्रंथ वामसात पासकिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में मूल का संबंध बुद्ध के जीवन किस घटना के साथ होता है दोस्तों? वो होता है जन्म के। यहाँ का कमल व सांड बुद्ध धर्म के घोड़ा और त्याग से और पिप्पल ज्ञान से, पद चिन्ह निवारण से, स्तूप का संबंध मृत्यु से है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका। देखिए, जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, वो कमल व सांड का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म के जन्म से है। कमल और सांड का जन्म जो संबंध है वो जन्म से है। घोड़ा त्याग यानी घोड़ा घर है, त्याग से है दोस्तों, घोड़ा घर है। पिप्पल जो है वहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये बता चुका हूँ। और सुप्रिक वृक्ष का नाम था दोस्तों बोधि वृक्ष, क्योंकि बुद्ध ने वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोधि वृक्ष से कहना पड़ेगा। और पद चिन्ह निवारण से स्तूप का संबंध जो है मृत्यु से है दोस्तों। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका बोध गया में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे दोस्तों? वो कहलाते थे आपके त्रिरत्न। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक है। वो है बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। तो एग्जाम से क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? जो अपना वो दिया था आप उसने सारनाथ में। और किस भाषा में दिया था? वो दिया था आपको पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है दोस्तों? वो है बौद्ध धर्म। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य यानी कि दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निवारण, दुख कामिनी, ये है। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्तूप। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था दोस्तों? वो था आपका मगधराज बिंबिसार। ये मगध का शासक था दोस्तों। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में यह मगध का राजा बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेन जी था और वत्सराज उद्यन थे। महापद्म बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 483 ईस्वी वर्ष पूर्व। इसके बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी वर्ष पूर्व यानी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एग्जाम से क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 में। और कितने वर्ष की आयु में हुई? 80 वर्ष की आयु में। और बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है दोस्तों? वो है आपका पावापुरी। क्योंकि दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 480 में हुई थी, 80 साल की उम्र में। और कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था इनका जो जन्म। और बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पतन यानी कि सारनाथ में उन्हें प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका निधन हुआ। जबकि 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी कि राजगीर के समीप पौपुरी महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसी के दौरान अक्षत्रिय और विशिष्ट पहचान रखते थे दोस्तों? वो रखते थे बुद्ध के युग में दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी एवं क्षत्रिय कुल से संबद्ध थे। बुद्धकालीन ग्रंथ अगुंतर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। इसे अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर कौन थे दोस्तों? महावीर थे आपके 24वें तीर्थकर। और वो जो पहला तीर्थकर था वो पार्श्वनाथ था। इसके बारे में चलो जानते हैं। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों? वो है आपका महावीर स्वामी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। बिल्कुल। इनका जन्म उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर के ओरिष्टनेमि के नाम से साथ मिलता है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप भी इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है ऋषभदेव को। आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? वो हुआ था आपका पावा से। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी से परिनिर्वाण किया दोस्तों। और पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं अंग। और इसके बारे में जानते हैं। जैन साहित्य को आगम यानी कि अंग सिद्धांत कहा गया है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मृत सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने ही जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? वो था दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को जो है अपना लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर कौन थे दोस्तों? महावीर थे 24वें तीर्थकर। इसके बारे में जान लेते हैं। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों? वो है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। और इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर यानी अरिष्टमी के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है ऋषभदेव को। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? वो पावा में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं अंग। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया है? ये चंद्रगुप्त को। इसके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और उसे जैन साधु या भद्रबाहु जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला यानी जो कर्नाटक में है वहां इन चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास अपना शरीर त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? वो है आपका श्रवणबेलगोला और ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला में है। यहाँ गोमेतेश्वर की मूर्ति और चामुंडराय ने बनवाई थी। अब आते हैं आप 6वीं शताब्दी के इस ईस्वी पूर्व के बाद भारत का जो इतिहास उसके बारे में जानते हैं। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे दोस्तों? वो थे हरियांक वंश के राजा। अजातशत्रु का बेटा था दोस्तों, उसका नाम था बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। महान सिकंदर पैदा हुए थे 356 में और उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 323 में। सिकंदर ने हाइडेस्पिज यानी कि हाइडेस्पिज के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को हराया था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है दोस्तों? वो है आपका मगध। 16 महाजनपदों में एक गंधार की राजधानी थी दोस्तों, वो थी अब तक्षशिला। प्राचीन भारत में जो है संघों की श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते थे व्यापारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? अंग कहते हैं। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो किससे जुड़ा हुआ है? वह चित्रित धुंसर मृत भांडों से। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। लोह की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से मिलती हो जाती है। अहिछत्तर अंतरजिखेड़ा और आगम किरपुर मथुरा रोपड़ सरवस्ती और स्थलों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में लोग एक विशेष प्रकार के बर्तन का उपयोग करते थे
जिसे मृत भांड कहते थे दोस्तों। मृत भांड वो होता है जो जहाँ जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उसे मृत भांड बोलते हैं। और वही वहां से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी है, मिट्टी तो कभी खराब होती नहीं, तो वहां से साक्ष्य मिल गए, अभिलेख मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि वहां से जो मृदभांड मिले हैं वो उस समय के जो है उल्लेख हैं, उस समय के जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था दोस्तों? वो था लोहा का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लोहा का विशाल भंडार था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो वो था आपका बिंबिसार। और बिंबिसार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। 544 ईस्वी में इससे इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसे चंड प्रज्ञोत की सेवा के अपने राज्य वेद जीव को भेजा। बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था दोस्तों। वो किया था मगध ने। और मगध के बारे में जान लेते हैं। हाथियों का इस्तेमाल किया इसने। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी जो है पर्याप्त संख्या में थे, जिनका उपयोग मगध सेना में किया गया। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी होती थी? वो होती है आपकी संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा के बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांश संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। आगे बढ़। हेरोडोटस को माना जाता है दोस्तों इतिहास का पिता, यानी इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। आज देख सकते हैं आप। सिकंदर का एक और नाम था दोस्तों, वो था अलेक्जेंडर। यानी सिकंदर ने पोरस की जो लड़ाई लड़ी थी, वो जो लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, वो किस कहाँ का लड़ी थी, कहाँ लड़ी थी दोस्तों? वो लड़ी थी उन्होंने जो है किसके किनारे हुआ था दोस्तों? वो रावी नदी के किनारे हुआ था वैसे तो। यूनानी स्रोतों के अनुसार राजा पोरस के साथ मिलकर सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध, यानी जिसे हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से जानते हैं, कौन सी नदी के किनारे हुआ था? नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी दोस्तों, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसे मित्रता कर ली। और झेलम नदी की कोई यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? आ चुका है पोरस, ये झेलम नदी के किनारे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है दोस्तों? वो है मूसा संहिता। इसके नाम के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और उसका पूजा पूजा स्थल सिनागोस के नाम पर रखा जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। आगे बढ़ते हैं। मगध के दोस्तों मगध के राजवंशों को जो है क्रमानुसार लिखना है। और ये देखिए, पहले नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। यहाँ ये आएगा दोस्तों आंसर सी। पहले आएगा आपका हर्यक वंश और दूसरे नंबर पे आएगा आपका शिशुनाग वंश और पहले नंबर पे आएगा आपका नंदवंश और तीसरे नंबर पे आएगा आपका मौर्य वंश। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दिए गए मगध के राजवंशों का काल जो क्रमानुसार है, इस जो हर्यक वंश है दोस्तों, वो 544 से 412 ईस्वी तक का इसका शासनकाल था। शिशुनाग वंश है दोस्तों, वो 412 ईस्वी से 315 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, माफ कीजिए 345 तक। नंद वंश है दोस्तों, वो 345 से 322 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। मौर्य वंश है दोस्तों, 322 से 184 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल था। इस प्रकार ये जो है इनका शासनकाल रहा। महाभाष्य लिखा था दोस्तों, वो लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ ने यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय क्रिया की पहचान करनी है दोस्तों, वो करनी है, ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर बैठेगा दोस्तों चरक, सुश्रुत और वाग्भट। इसके बारे में जान लेते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सीय या त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सकीय आयुर्वेद के सिद्धार्थ थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा चंद्रगुप्त के बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे 340 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। और 322 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व का इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रबल अनुयायी थे वो तो जैन धर्म। बिंदुसार पुत्र था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। महान अशोक के बारे में जान लेते हैं। 273 से 232 ईस्वी तक इसका जो वंश था मौर्य वंश के शासक थे। अशोक किस राजवंश के शासक थे? मौर्य वंश के, बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। कलिंग का जो युद्ध हुआ दोस्तों वो 261 ईस्वी में हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं दोस्तों। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? वो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला पाई जाती है बिहार में। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया था? वो किया था मौर्य राजवंश ने। आगे बढ़ते हैं। सांची के बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कलिंग धौली ब्राबू जौगढ़ में अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया? वो ब्राबू में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे दोस्तों? 230। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक थे 230। मौर्य काल में भूमि, खान, चरगाह और वाणिज्य किस विषय पर सिर्फ राज्य का अधिकार था दोस्तों? वो खान। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे दोस्तों? वो तो अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखित हैं दोस्तों? वह प्राकृतिक व ब्राह्मी भाषा में। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वह विष्णुगुप्त। यह चाणक्य का दूसरा नाम है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई दोस्तों? राजनीति पर लिखी गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी सब अगली वीडियो में करेंगे। एकदम तो ये मुमकिन है नहीं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले हमें बताते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। हम भी मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो आप कर ही दीजिए। तो कल तक जो है दूसरी वीडियो आपके तैयार कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।